एसिडिटी दूर करने में कौन सा घरेलू नुस्खा सबसे काम का है, जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत किस मेडिकल कंडीशन की वजह से हुई, बताएंगे दूसरे सेगमेंट में। और गर्मियों में कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, पता करेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sharda University and Candid. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. एसिडिटी होने पर आप क्या करते हैं? तुरंत दवा खरीद कर खा लेते हैं। कुछ लोग तो एसिडिटी की दवा का पूरा पत्ता अपने पास ही रखते हैं। लेकिन ज्यादा एंटी एसिड खाना भी अच्छा नहीं है, इसीलिए अव्वल तो कोशिश करें कि एसिडिटी हो ही ना, पर अगर हो भी जाए तो पहले घरेलू नुस्खे ट्राई करें, क्योंकि कुछ नुस्खे वाकई बहुत काम के हैं। कौन से घरेलू नुस्खे एसिडिटी में तुरंत आराम दिलाते हैं, जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से ये भी समझेंगे कि बार बार एसिडिटी क्यों होती है, अगर घरेलू नुस्खों से आराम न मिले तो क्या करें, और एसिडिटी से बचने के लिए डेली रूटीन कैसा हो, सुनिए। देखिए, ये जो बार बार एसिडिटी होने की कंप्लेंट है, ये मोस्टली दो कारणों की वजह से होती है। पहला होता है लाइफस्टाइल और दूसरा खान पान। तो अब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफी सेडेंटरी हो गया है, मतलब हमारा काम जो है मोस्टली वो बैठ के करने वाला है, हमारा एक्सरसाइज हमारे खत्म हो गई है, तो इस वजह से एसिडिटी होती है। इसके अलावा डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे ज्यादा तला भुजा खाना, बाहर का जंक फूड खाना, इन वजह से एसिडिटी होती है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी एसिडिटी होती है। एक जो नेक्स्ट कारण होता है वो ये होता है कि हमारे खाने की नली और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है। कुछ लोगों में ये वाल्व कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बार बार होती है। कई बार मोटापे की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। देखिए, कुछ घर के नुस्खे भी होते हैं जो आपको एसिडिटी में आराम दिला सकते हैं। अगर आप ठंडा दूध लें तो ये जो दूध होता है उसके जो केमिकल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और वो आपके स्टमक के एसिड से रिएक्ट करके उसको शांत करते हैं। तो ठंडा दूध एक काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा सौंफ भी काफी हेल्पफुल होता है। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि केला या कुछ फ्रूट्स लेने से भी आपको एसिडिटी में आराम आ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है आपने, ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये कुछ सिम्टम्स को आपको कंट्रोल करेंगे, लेकिन अगर आपको प्रोलॉन्ग सिम्टम है या काफी सीवियर सिम्टम्स हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें सर। घरेलू नुस्खों से आपको आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। इस सिम्टम को इग्नोर ना करें, क्योंकि देखिए उस समय ना डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करेंगे और एग्जैक्ट डायग्नोसिस सेटल करेंगे कि ये बार बार एसिडिटी आपको हो क्यों रही है। कई बार आपको पीएच-मेट्री नाम की टेस्ट या फिर एंडोस्कोपी की नीड हो सकती है, और इसके बाद जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा तो इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। साथ ही आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होता है कि आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करें, जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स आगे भविष्य में ना हो। एसिडिटी से बचने के लिए सबसे सही जो डेली रूटीन हम बोलते हैं, आप अपने डाइट और एक्सरसाइज को इंप्रूव करें। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अपना अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करने की कोशिश करें। बाहर का तला भुना खाना बंद करें। जंक फूड ना लें, समोसे पकौड़े ये सब चीजें जो बाहर मिलती हैं इनको आप बंद करें। इसके अलावा आप स्ट्रेस कम लें, नींद अच्छी लें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अल्कोहल और स्मोकिंग आप बंद करें। इसके अलावा जो हम एडवाइस देते हैं एसिडिटी कम करने के लिए वो ये होता है कि रात में खाना खाने के बाद आप तुरंत लेटे नहीं बिस्तर पे, कम से कम 2 से 3 घंटे आप बैठ सकते हैं या फिर आप आधे घंटे वॉक करें। इसके अलावा जब आप सोएं तो रात में सर का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर करके सोएं, जिससे क्या होता है एसिड ऊपर नहीं आती है। इसके अलावा अपने आप डाइट में चाय और कॉफी कम करें या बंद करें, और अगर इसे ले भी रहे हैं तो खाली पेट ना लें। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप अपने डेली रूटीन में अगर चेंज करें तो आपको एसिडिटी से काफी रिलीफ मिल सकती है और लंबे मेडिकेशंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप एसिडिटी होने पर तुरंत दवाई खाने लगते हैं तो जरा एक बार घरेलू नुस्खे ट्राई करिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत हो गई है। 13 मई 2026 को सुबह करीब 5:55 पर उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्रतीक को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स बताई गई है, जो मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कारण हुआ। इसका मतलब है कि उनके शरीर में बना खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंच गया था, जिससे वहां खून का फ्लो रुक गया। इससे दिल और फेफड़े सही तरीके से काम नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। प्रतीक यादव को करीब 2 से 3 हफ्ते पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का पता चला था। उनका इलाज लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। उन्हें ट्रीट कर रही डॉक्टर रुचिता शर्मा ने आज तक से जुड़े कुमार अभिषेक से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। काफ़ी सीवियर डिजीज़ था सर को। पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिटेक्ट हुआ था अभी लगभग 2-3 हफ्ते पहले, जिसकी वजह से वो ब्लड थिनर्स थे और ब्लड थिनर्स पे होने के बावजूद उनका दूसरा एडमिशन जो हमारा ये 29 अप्रैल वाला जो हुआ था, उसमें उनका हार्ट भी इन्वॉल्व हो चुका था। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है, वेसल्स में बेसिकली खून का थक्का जमा होता है, वो हार्ट पे इफेक्ट करने लग जाता है अगर वो थक्का ना गले। तो ये काफ़ी सीवियर डिजीज़ थी और सर को इस बारे में पूरी जानकारी भी थी। प्रतीक के शरीर पर नीले निशान देखे गए थे। डॉक्टर ने इस पर भी बात की। इतने दिन से देखते देखते यही समझ में आ रहा है कि वो ऑलरेडी हाई रिस्क हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, गिरे हैं, पहले भी एक बार गिर चुके थे, तो पहले भी निशान थे उनके बॉडी में। तो मैच तो ये पूरी तरीके से कर रहा है। बाकी तो देखिए, बाकी सारे आपके पास रिपोर्ट से विसरा भी है गवर्नमेंट के पास, तो वो रिपोर्ट तो आ ही जाएगी। लेकिन एज ए डॉक्टर, एज ए ट्रीटिंग कंसल्टेंट, कि मैं उनको 6 साल से देख रही हूँ, तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का दूसरा एपिसोड होना एक यंग पेशेंट में, जिसमें सारे हाई रिस्क हैं, तो वो कारण तो यही लग रहा है। प्रतीक यादव को कई सालों से बीपी की दिक्कत थी और करीब 2 साल पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हुआ था। इसमें शरीर की गहरी नसों में खून का थक्का जम जाता है। पहले से ब्लड प्रेशर था और छोटी भी प्रॉब्लम के लिए वो आते थे, इसलिए मैं उनको देखती थी। और ये जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, वो 2 साल पहले हुई थी सर को। बहुत लंबी सिटिंग ट्रैवल करके गए थे एयरक्राफ्ट से। लंबा बैठने की वजह से जो है खून का थक्का पैर में जम जाता है, तो उसकी वजह से ये एक एपिसोड हुआ था। वो फिर क्लॉट रिजॉल्व हो गया था। फिर अभी रिसेंटली वो कुछ मतलब बहुत लंबी सिटिंग, मल्टीपल ट्रैवल्स और एक छोटी कोई पैर की सर्जरी भी कराई थी उन्होंने, तो इसकी वजह से ये प्रीडिस्पोज कंडीशन में लैंड अप किए और ये जो है नया थ्रोम्बस बना और ये थ्रोम्बस जाके फेफड़े में चला गया। एक चीज साफ है, प्रतीक यादव को पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की गंभीर कंडीशन थी, जिनकी वजह से उनकी जान चली गई। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षण क्या हैं, इससे इलाज और बचाव कैसे किया जाए, ये सब हमने पूछा रीजेंसी हेल्थ लखनऊ में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर डीपी सिंह से। डॉक्टर डीपी कहते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों की धमनियों में खून का थक्का जम जाना, ये एक गंभीर स्थिति है। इसमें पल्मोनरी आर्टरीज यानी फेफड़ों की धमनियों में खून का थक्का जम जाता है। इससे उस हिस्से में खून का फ्लो रुक जाता है, ऑक्सीजन का बहाव भी कम हो जाता है, जिससे दिल पर दबाव बढ़ता है। व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट पड़ सकता है, यानी दिल अचानक काम करना बंद कर देता है, जिससे उसकी मौत हो सकती है। ये खून का थक्का जो फेफड़ों तक पहुंचता है, ये शरीर की किसी भी नस में बन सकता है, लेकिन अक्सर ये पैर की गहरी नस में बनता है। इस कंडीशन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी तब होता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठा या लेटा रहता है। ऐसे में पैरों की गहरी नसों में खून का फ्लो धीमा हो जाता है, जिससे वहां खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट जम सकता है। किसी सर्जरी के बाद जब व्यक्ति हॉस्पिटल में कई दिनों तक रहता है, कभी लेटा हुआ कभी बैठा हुआ, तभी खून का थक्का जम सकता है। इसी तरह जो लोग देर तक बैठे या लेटे रहते हैं, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं में, उनमें भी खून के थक्के बनने का रिस्क होता है। जिन्हें थ्रोम्बोफीलिया नाम की कंडीशन है, उनके शरीर में बहुत ज्यादा खून के थक्के बनते हैं और पुराने बने हुए थक्के सही से घुल नहीं पाते हैं। इनमें आगे चलकर डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। हार्मोन से जुड़ी कुछ दवाएं भी खून के थक्के जमने का रिस्क बढ़ा सकती हैं और ये थक्के फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि फेफड़ों के कितने हिस्से पर असर पड़ा है।
थक्कों का साइज क्या था और क्या व्यक्ति को पहले से फेफड़ों या दिल की कोई बीमारी है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के आम लक्षणों में शामिल है अचानक सांस फूलना, सीने में तेज दर्द जो गहरी सांस लेने पर पड़ता है, दिल की धड़कन तेज होना, चक्कर या बेहोशी, ऑक्सीजन की कमी से होठ या स्किन नीली भी पड़ सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के इलाज का फोकस खून के थक्के बढ़ने से और रोकना और नए थक्के बनने से बचाने पर होता है। इसके लिए मरीज को दवाएं दी जा सकती हैं, जैसे ब्लड थिनर्स जो खून पतला करती हैं और नए थक्के बनने से रोकती हैं। क्लॉट डिसॉल्वर्स दिए जा सकते हैं जो बने हुए थक्के को घोलने में मदद करते हैं। अगर फेफड़ों में बहुत बड़ा थक्का है जो जानलेवा हो सकता है तो डॉक्टर कैथेटर डालकर उस थक्के को निकाल भी सकते हैं। कैथेटर एक पतली ट्यूब होती है जिसे खून की नली के अंदर डालकर सीधे थक्के तक पहुंचाया जाता है ताकि उसे हटाया या तोड़ा जा सके। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचना है तो एक ही जगह पर देर तक न बैठें। अगर डेस्क जॉब करते हैं या अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तब हर आधे घंटे में थोड़ा चलते फिरते रहें, खड़े हों और शरीर को स्ट्रेच करें। सर्जरी के बाद आराम जरूरी है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कहे चलना फिरना शुरू कर दें। सबसे जरूरी, डॉक्टर ने जो दवाएं दी हैं उन्हें टाइम पर लें। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। गर्मियों में तेज धूप होती है, पसीना खूब निकलता है, इस वजह से शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होना। ऐसे में अपने खाने पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना कुछ चीजें शरीर की गर्मी बढ़ाकर पेट और ओवरऑल सेहत से जुड़ी दिक्कतें कर सकती है। गर्मियों में कौन सी 4 चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी पीनी चाहिए, ये हमने पूछा शारदा केयर हेल्थ सिटी में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर गरिमा तिवारी से। डॉक्टर गरिमा कहती हैं कि गर्मियों में तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जैसे समोसे, पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज वगैरह। ये चीजें पचने में भारी होती हैं, ये शरीर की गर्मी बढ़ाती हैं, जिससे गैस, एसिडिटी और सुस्ती हो सकती है। बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार खाना भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसा खाना गर्मियों में शरीर का तापमान और बढ़ा देता है, जिससे पेट में जलन, डिहाइड्रेशन और पसीना ज्यादा आ सकता है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। इनमें बहुत ज्यादा शुगर होती है जो शरीर को हाइड्रेट करने के बजाय डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती है। इससे और ज्यादा प्यास लगती है। अक्सर लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद एनर्जेटिक महसूस होता है, लेकिन बाद में यही एनर्जी तेजी से कम हो जाती है, जिससे थकान और कमजोरी लगती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, गन्ने का जूस या सत्तू का शरबत पिएं। ये ज्यादा काम के हैं। गर्मियों में चाय और कॉफी भी कम पीनी चाहिए, क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है। कैफीन को हल्का डायूरेटिक माना जाता है, यानी इसे पीने के बाद बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। कैफीन शरीर के तापमान को भी बढ़ा सकता है, जिससे और ज्यादा गर्मी लग सकती है। जिन लोगों का पाचन तंत्र संवेदनशील है, उन्हें खाली पेट चाय, कॉफी पीने से गैस, एसिडिटी या पेट में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती है। गर्मियों में ज्यादा चाय, कॉफी पीने से कुछ लोगों को बेचैनी, सिर दर्द और कमजोरी भी महसूस हो सकती है। देखिए, गर्मियों में हल्का, ताजा और घर का बना खाना सबसे बेहतर है। इस मौसम में आपको ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन दे। तरबूज, खरबूजा, खीरा, नारियल पानी, दही, छाछ और मौसमी फल बहुत फायदेमंद होते हैं। सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं और ताजे फलों, सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।